आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। कैंसर भयावह, डरावनी, जानलेवा और लगभग लाइलाज और एक खर्चीली बीमारी, जिसका नाम सुनते ही ना जाने कितने विशेषण याद आ जाते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक ऐसी बीमारी का नाम है जो उम्र और जेंडर देखकर नहीं आती, जिसके डर के साए में पूरी दुनिया जी रही है। सीधे शब्दों में कहें तो कैंसर का कोई प्रकार तो नहीं होता है। शरीर के जिस हिस्से में ये होता है उस हिस्से के नाम को इसके साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक आम दर्द को अगर सिर में दर्द है तो हम सिर दर्द कहते हैं और अगर पेट में दर्द हो तो हम पेट दर्द कहते हैं। भारत लगातार कैंसर के मामले में बढ़ोतरी भी देख रहा है, लेकिन आज बात हम ब्रेस्ट कैंसर पर करेंगे, महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन और खतरनाक कैंसर। और हाल ही में हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो आपको चौंका देंगे। भारत सरकार के डेटा के मुताबिक 2020 में ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित औसत 10 में से 4 लोगों की मौत हुई। 2025 में इस कैंसर के मामले बढ़कर 2.5 लाख हो सकते हैं। सवाल अब ये है कि क्यों इतनी तेजी से महिलाओं में ये कैंसर बढ़ता जा रहा है? आखिर इस कैंसर की वजह क्या है? आज के हेलो डॉक्टर में बात इसी पर। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर। मैं हूं खुशबू। हेलो डॉक्टर। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जब भी कोई महिला पढ़ती है, देखती है या सुनती है तो वो जागरूक तो हो जाती है, लेकिन महिला के मन के एक कोने में एक ही बात होती है कि ब्रेस्ट कैंसर मुझे नहीं हो सकता। सवाल अब ये है कि क्यों नहीं हो सकता? भारत के लिहाज से तो मैंने आपको आंकड़े बता दिए, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुमानों के मुताबिक 2020 में पूरी दुनिया में 20 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर का पता चला था। वहीं करीब 7 लाख लोगों की इससे मौत हो गई थी। लोकसभा में बताए गए राज्यवार डेटा से पता चलता है कि 2020 में केरल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में ब्रेस्ट कैंसर का AAR सबसे ज्यादा है। AAR माने एज एडजस्टेड रेट। इसका मतलब है कि हर 1 लाख महिला आबादी में ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिलाओं की संख्या। इन सभी राज्यों में 2020 में ब्रेस्ट कैंसर की घटनाओं के लिए 40 से ज्यादा AAR था। अफसोस की बात यह है कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने की कई वजहें हैं, जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो कैसे महिलाएं शुरुआती लक्षणों को पहचान सकती है ताकि इलाज सही समय पर किया जा सके? इसके लिए आज हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर उमा डांगी, फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई में कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। स्वागत है डॉक्टर उमा आपका आज तक रेडियो पर। धन्यवाद, प्लेजर टू बी हियर। डॉक्टर उमा, हम आज ब्रेस्ट कैंसर पर बात कर रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने एक डेटा जारी किया था जिसमें ये बताया गया था कि 2020 में जो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित औसत 10 में से जो 4 लोग हैं, महिलाएं हैं, उनकी मौत हुई है। ब्रेस्ट कैंसर को खासकर लेकर चिंता ज्यादा है क्योंकि ये इसको लेकर जो टेस्ट है वो होते नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत ये क्योर नहीं हो पाता है। मतलब सही टाइम पर जो हमें देखने को पड़ते हैं हम लोग, उसमें पता चलता है कि जागरूकता इसको लेकर बहुत कम है। तो एक तो ये वजह मुझे दिखती है साफ कि एक जागरूकता की कमी हो सकती है जिसकी वजह से ये आंकड़े बढ़ रहे हो। लेकिन आप एज एन एक्सपर्ट, इतने सालों का एक्सपीरियंस है आपका ऑन्कोलॉजी में, क्या लगता है आपको किन किन वजहों से भारत में खासकर जो ये ब्रेस्ट कैंसर के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं? तो कैसा है, जरूर ये सही है कि ब्रेस्ट कैंसर की जो संख्या है वो स्त्रियों में आज बहुत ज्यादा है। कुछ साल से ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर है आज। तो इसके कई कारण हैं। एक, जैसे आपने सही कहा कि जागरूकता कम है, तो महिलाएं लेट आती हैं हमारे पास जब बीमारी थोड़ी बढ़ चुकी होती है, जिसकी वजह से क्योर रेट्स कम होते हैं। लेकिन मेन रीजन ऐसा है कि आजकल देखते हैं कि बहुत सारा वेस्टर्नाइजेशन हुआ है अपनी पॉपुलेशन का, इन द सेंस कि महिलाएं भी लेट शादी करती हैं, लेट मैरिजेस होती हैं, तो लेट बच्चे होते हैं। उसमें भी 1 या 2 ही बच्चे होते हैं, बिकॉज पहले के जमाने में बहुत ज्यादा बच्चे होते थे। दूसरी बात है कि अर्बनाइजेशन जो की वजह से महिलाएं ऑब्वियसली जॉब्स, करियर, ये सब देखते हैं, इसकी वजह से मैरिज जो डिले होता है, ब्रेस्ट फीडिंग अपॉर्चुनिटी कम है, और ये सारी चीजों को देख के
थोड़ा बहुत हम बोलेंगे कि हाँ डेफिनेटली रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर संख्या जो है बढ़ रही है। दूसरी बात ये भी है कि आजकल सब डेस्क जॉब्स देखते हैं, सो यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो मोटापा और फिजिकल एक्टिविटी, ये दोनों चीजें काफी कम है, तो ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रह सकता है कि ब्रेस्ट कैंसर की संख्या बढ़ने का। और ये जो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स हैं वो किस तरह के होते हैं? ये जैसे कि आपने ये चीजें तो बताई कि अवेयरनेस कम है, डेस्क जॉब ढूंढते हैं, बाकी ये सारी चीजें, लेकिन और भी हमारे डेली लाइफस्टाइल में जो ये चीजें आती हैं, उसकी वजह से वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के जो रिस्क हैं वो बढ़ा रहे होते हैं? तो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स दो प्रकार के हो सकते हैं। एक है जो हम मॉडिफाई बिल्कुल नहीं कर सकते, जैसे कि एज, अपनी आयु, ये हम नहीं चेंज कर सकते। जैसे एज बढ़ती है वैसे कैंसर की रिस्क बढ़ती है। और आजकल देखते हैं कि वी आर मतलब एवरेज एज जो है इंडियंस का वो बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है पहले 60s था, अभी 70s में आया है। तो जितना हम ज्यादा जिएंगे उतना रिस्क कैंसर का ज्यादा होता है। स्त्री होना ही एक रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर होने के लिए। पुरुषों में भी देखते हैं लेकिन पुरुषों में बहुत रेयर रहता है। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। दूसरे फैक्टर्स जैसे कि अगर ये फैमिली हिस्ट्री, जैसे कि अनुवंशिक रहते हैं कोई बीमारी, सो अबाउट 10% to 15% ब्रेस्ट कैंसर ये अनुवंशिक रहते हैं, यानी कि जेनेटिक रहते हैं, जो फैमिलीज के द्वारा हमको जो जीन्स मिलते हैं उसमें कोई खराबी होने की वजह से हम ये रिस्क कई महिलाओं में ज्यादा हो सकती है। तो ये भी मॉडिफाइबल नहीं है, जैसे कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे पीरियड्स आना, जल्दी पीरियड आना, लेट पीरियड जाना, या फिर ये जो इस्ट्रोजन एक्सपोजर जो होता है महिलाओं का शरीर में, वो हम कुछ हद तक कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये जो नॉट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो है, ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहते हैं। जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि जिसपे हम कुछ प्रोबेबली कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं, एक चीज है कि जैसे मैंने बताया मोटापा, फिजिकल एक्टिविटी, ये दो चीजें हैं जो अपने हाथ में हैं। इसको अगर हम कंट्रोल करते हैं तो डेफिनेटली ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क कम होती है। हेल्दी लाइफस्टाइल जगना, ट्राई टू स्मोकिंग नहीं करना, अल्कोहल इन मॉडरेशन, या ये जो चीजें हैं ये हम खुद पे ये डेफिनेटली हम चेंजेस ला सकते हैं जो लाइफस्टाइल में, जिसकी वजह से खाने में भी थोड़ा हैव अ हेल्दी ईटिंग लाइफस्टाइल। तो ये सारी चीजें करके हम डेफिनेटली रिस्क को कम कर सकते हैं, लेकिन हम जीरो बिल्कुल नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दीज अदर फैक्टर्स विच वी कांट मॉडिफाई। ठीक है डॉक्टर उमा, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या ब्रेस्ट के डेंसिटी का भी कुछ रोल होता है ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ावा देने में? क्या वो भी एक रिस्क फैक्टर में इंक्लूड हो सकता है? वो एकदम, आई वोंट कॉल इट अ रिस्क फैक्टर। क्या है, जब विमेन आर यंग, मतलब अर्ली एज में या यंग उम्र में, जब ग्लैंडुलर बहुत ज्यादा रहता है तो वो ब्रेस्ट डेंस होते हैं, जिसकी वजह से मैमोग्राफी में, जो नॉर्मल एक्सरे मैमोग्राफी होती है, उसमें कभी कभी अच्छे से गांठ नहीं दिखती। और जैसे एज बढ़ती है वैसे ग्लैंडुलर टिश्यू कम होके फैट टिश्यू बढ़ता है, जिसकी वजह से हम मैमोग्राफी थोड़ा बेटर डिटेक्ट कर सकता है ट्यूमर को। लेकिन ऐसा हैविंग डेंस ब्रेस्ट मतलब डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करता है ब्रेस्ट कैंसर होने के लिए। ठीक है। तो डॉक्टर, जैसे कि अभी आपने कुछ चीजें बताई जिस पर किसी का वश नहीं होता है, उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हर एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता जरूर होना चाहिए, और यही एक वजह भी है कि जागरूकता नहीं है, इसलिए ये जो मामले हैं वो बढ़ते भी जा रहे हैं। तो वो किस तरह के लक्षण हैं जो हम शुरुआती दिनों में नोटिस कर सकते हैं? मतलब खुद से ही कैसे उन सिम्टम्स को नोटिस करें? किस तरह के सिम्टम्स होते हैं जो हमें या हर एक महिला को पता होना चाहिए? तो जो सबसे कॉमन सिम्टम हम देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर का, या इम्पोर्टेंट सिम्टम जो है ये कि गांठ लगना स्तन में, और गांठ या स्वेलिंग या चेंज लगना। तो ये गांठ और शुरुआत में जो रहती है, ये इसमें दर्द नहीं होता है, जिसे हम पेनलेस स्वेलिंग कहते हैं। और यही कारण है कि काफी सारे महिलाएं टाइम पे नहीं आती है, क्योंकि उसमें दर्द नहीं है, तो हम उसको निग्लेक्ट करते हैं कि भाई दर्द नहीं है, ऐसे ही गांठ होगी, निकल जाएगी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो पेनलेस गांठ अगर आपको छाती में लग रही है तो बिल्कुल डॉक्टर को दिखाना बहुत बहुत जरूरी है। और ये अर्ली स्टेज में आप खुद ही
अगर ब्रेस्ट को चेक करेंगे और उसमें आपको दिख जाएगा गांठ है और आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, तो ये अर्ली स्टेज में ही ज्यादा से ज्यादा पकड़ा जाता है। बाकी चेंजेस मतलब सिर्फ गांठ ही नहीं है एक सिम्टम, बाकी के सिम्टम्स जैसे कि निप्पल एरियोलर रीजन में चेंजेस आना, क्रैकिंग होना निप्पल्स का, निप्पल में से डिस्चार्ज आना, कभी कभी लार्ज ब्रेस्ट में गांठ इजीली नहीं पता चलती लेकिन शेप चेंज हो जाना, बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज में स्किन भी इन्वॉल्व हो जाती है और फिर वो संतरे की स्किन जैसे दिखती है ना, जिसे हम पोदो ऑरेंज कहते हैं, स्किन इन्वॉल्वमेंट की वजह से, जिसे इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर भी हम कहते हैं। तो दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स, ये चिन्ह है ब्रेस्ट कैंसर के, और ऐसे कोई भी चिन्ह अगर आपको लगते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके टेस्ट कराना है। क्या हर गांठ ब्रेस्ट में होनी ब्रेस्ट कैंसर की ही गांठ होती है? नहीं, कई गांठें बिनाइन भी हो सकती हैं या कि नॉन कैंसरस भी हो सकती हैं, लेकिन जब तक उसकी जांचें सही तरीके से नहीं होंगी तब तक इसका हम 100% बता नहीं पाएंगे। और इट इज बेस्ट टू गेट टेस्टेड सो दैट मतलब जल्दी स्टेज में हम पकड़ लें तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्योर कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर उमा, और ये अगर मैं एज वाइज आपसे पूछूं कि मतलब किस उम्र की महिलाओं को सबसे ज्यादा इन सिम्टम्स पर ध्यान देने की जरूरत है? तो हम आजकल तो हम देख रहे हैं कि इवन वुमेन इन देयर 30s, मतलब 30s में भी औरतें आ रही हैं लंप के साथ, ब्रेस्ट कैंसर के साथ। तो एज अर्ली एज 20 इयर्स ऑफ एज मैं बोलूंगी कि आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन शुरू करना चाहिए, 20-25 साल की उम्र में ही शुरू करना चाहिए। और अगर आपको कुछ भी एबनॉर्मल लगता है तो फौरन डॉक्टर के पास जाके उनको दिखा दीजिए। टेस्ट करने से ही हम संतुष्ट रहेंगे कि भाई कुछ नहीं है, या आपको अगर डॉक्टर बताता है कुछ नहीं है तो उससे भी थोड़ा सेफ्टी महसूस होता है कि भाई ऐसा कोई चीज नहीं है। तो सिंस द एज ऑफ 20-25 ओनली वन शुड एटलीस्ट स्टार्ट, मतलब एटलीस्ट सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन शुरू करना है। और 40-45 उम्र के बाद मैमोग्राफी साल या 2 साल में एक बार करनी है। और ये कितने तरह के स्टेजेस होते हैं डॉक्टर रोमा ब्रेस्ट कैंसर के? मतलब कौन सा स्टेज कब जल्दी पकड़ में आ जाए तो वहां से इलाज थोड़ा सा ज्यादा आसान है, और कब मतलब उसमें मतलब आप कुछ नहीं कह सकते हैं? तो जो अर्लीस्ट स्टेज, मतलब अगर फर्स्ट स्टेज का कैंसर है तो इसमें कई औरतों में कीमोथेरेपी की भी जरूरत नहीं पड़ती, फिर सिर्फ ऑपरेशन, और अगर हार्मोन पॉजिटिव है तो हार्मोन का गोली दे सकते हैं। ब्रेस्ट बचा भी सकते हैं, अगर गांठ कम है, छोटी है तो पूरा ब्रेस्ट निकालने की भी जरूरत नहीं है, यू कैन सेव द ब्रेस्ट, तो कॉस्मेटिक अपीयरेंस भी अच्छा रहता है। सो ऑल ये अगर अर्ली स्टेज में पता चले तो ब्रेस्ट स्टेज 1 मतलब गांठ छोटी है और सिर्फ ब्रेस्ट में है। सेकेंड और थर्ड स्टेज में थोड़ी गांठ बड़ी हो चुकी है या फिर बगल की गांठों को लग चुकी है, यानी कि आर्मपिट में एक्सिलरी लिम्फ नोड्स जो रहते हैं उसको लग चुकी है। और फोर्थ स्टेज कैंसर मतलब कि शरीर में कई दूसरी जगह पे भी फैल चुकी है, या हड्डी में या लंग में या लिवर में। जैसे अक्सर हम ये सुनते हैं कैंसर को लेकर, खासकर जो ब्रेस्ट कैंसर है उसको लेकर, कि अगर आप ब्रा पहनकर सोती हैं, खासकर महिलाओं को ये बोला जाता है, तो इससे कैंसर का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। इस पर मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है, और जिन्होंने मुझसे ये पूछा है उन्हें भी नहीं है, बट वो आपसे जानना चाहते हैं कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है, और क्या ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है? साइंस क्या कहता है इसको लेकर? तो ब्रा पहनने से या ना पहनने से बिल्कुल कैंसर नहीं होता है। रात को पहने, दिन में पहने, अंडरवायर्ड पहने, पैडेड पहने, कोई भी प्रकार की ब्रा पहने, ब्रा पहनने से या नहीं पहनने से कोई भी प्रकार की रिस्क ब्रेस्ट कैंसर की बिल्कुल नहीं बढ़ती है। कोई भी कलर का पहन सकते हैं। मुझे ये भी पूछा जाता है कि ब्लैक पहनने से ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता है क्या, तो ऐसी कोई भी रिस्क नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर में कोई भी प्रकार की ब्रा आप इजीली पहन सकते हैं। डॉक्टर उमा, जैसे आपने जब मैंने आपसे फैक्टर्स पूछे थे, रिस्क फैक्टर्स, तो उसमें आपने फैमिली हिस्ट्री के बारे में भी जिक्र किया था। तो इसमें फैमिली हिस्ट्री का कितना बड़ा रोल होता है कि जो अगर किसी के मम्मी को है ब्रेस्ट कैंसर, तो उसका जो बच्चा है, होने वाला बच्चा है, उसमें भी ये पास ऑन हो सकती है? इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होती है? क्या ये इतना स्ट्रांग है? और कैसे मतलब जिन्हें उन लोगों के लिए आप ये सजेशन देना चाहेंगे, एडवाइस करना चाहेंगे जिनके फैमिली की हिस्ट्री ब्रेस्ट कैंसर की रही हो?
तो जिनकी हर ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज फैमिली हिस्ट्री आपकी पॉजिटिव है तो आपको होगा ही ब्रेस्ट कैंसर। तो अगर आपकी मतलब अगर कोई आपकी मम्मी को 70 इयर्स के आगे ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और वो एक ही है आपकी फैमिली में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क भी ज्यादा है और आपको जेनेटिक टेस्टिंग करने की जरूरत है। तो हमको क्लस्टर देखना होता है कि भाई कितने लोग हैं, क्या कौन सी साइड के लोग हैं, मतलब कौन से टाइप के कैंसर हैं, ब्रेस्ट है, ओवरी है, कोई रिलेटेड कैंसर्स भी रहते हैं। तो ये हिस्ट्री लेने के बाद ही हम सजेस्ट करते हैं कि आपको जेनेटिक टेस्टिंग की जरूरत है या नहीं है। हर महिला को दौड़ के जेनेटिक टेस्टिंग कराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। रही बात प्रेगनेंसी की, अगर बहुत टाइम हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी में भी किसी किसी का ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है। ये ब्रेस्ट कैंसर प्रेगनेंसी में बच्चे को होने का ऐसा रिस्क नहीं रहता है। डजंट पास थ्रू द प्लेसेंटा या इनटू द यूट्रस, उस तरीके से ये नहीं फैलता है। और टेस्ट में डॉक्टर आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं? अगर शुरुआती में मान लीजिए कोई 25-26 साल की महिला आपके पास आती है, जो जैसे कि आपने ये जो लक्षण बताए, शुरुआती लक्षण जो आपने बताए, उसको नोटिस करते हुए तो किस तरह के टेस्ट आप लोग सजेस्ट करते हैं? तो अगर यंग एज में बहुत आई है महिलाएं, तो पहले तो हम खुद ही चेक करके देखते हैं कि कितना सस्पिशियस लग रहा है ये लम्प, मतलब कितनी सस्पिशियस गांठ है। क्लिनिकली हमको समझ में आता है कि भाई ये गांठ ज्यादा कैंसर की तरफ ज्यादा दिखा रही है या सिर्फ हल्की बिनाइन गांठें हैं। फिर हम यूजुअली यंग एज में, मतलब बिलो दी एज ऑफ 40, हम मैमोग्राफी रूटीनली नहीं एडवाइस करते हैं, पहले तो सोनोग्राफी बोलते हैं। अगर सोनोग्राफी में भी डाउट रहा या कंफर्म नहीं हो रहा है या डाउटफुल है, तो हम कभी कभी MRI सजेस्ट करते हैं ब्रेस्ट का यंग एज में। अगर ओल्ड एज में आए हैं, लाइक आफ्टर 40 आए हैं, तो हम डेफिनेटली एक्सरे मैमोग्राफी एडवाइस करते हैं। और जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, डॉक्टर रोमा, ये हम लोग सब जानते हैं और हर कोई ये कहता है कि ये चीजें ना हो उससे पहले प्रिवेंशन ही सबसे बेहतर उपाय है। तो अगर ब्रेस्ट कैंसर ना हो तो महिलाओं को ये तो सिम्टम्स तो जैसे आपने बताए कि इन सबको नोटिस करना ही है, लेकिन इसके अलावा हम अपने लाइफस्टाइल में खाने पीने को लेकर या कोई भी जो हमारे लाइफस्टाइल को अफेक्ट करती हो, हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती हो, उसमें हम बदलाव लेकर आ सकते हैं। यस, तो वही जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हम ये रिस्क को अभी जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि देयर आर फैक्टर्स जो हम मॉडिफाई नहीं कर पाते, है ना। तो ये हम जीरो तो, शून्य तो बिल्कुल नहीं होगा रिस्क, लेकिन कम कर सकते हैं बाय अडॉप्टिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, बाय रिमेनिंग फिजिकली एक्टिव, एक्सरसाइज करना, मोटापा कम करना, है ना। मतलब बुरी आदतों से दूर रहना, जैसे स्मोकिंग वगैरह। तो ये हम अगर अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली हमारी रिस्क कम हो सकती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर उमा। नो प्रॉब्लम, ओके, बाय। तो आज के हेलो डॉक्टर में बस इतना ही। विंक म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, गाना.com और JioSaavn पर भी आप हेलो डॉक्टर की एपिसोड सुन सकते हैं। और फिर भी अगर आप हमें नहीं ढूंढ पाए तो बस एक काम करना है, आपको गूगल पे बस लिख देना है हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो। अब दीजिए इजाजत मुझे, नमस्कार। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। Story Box with Jamshed Qamar Siddiqui. Coming soon only on Aaj Tak Radio.